दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 3 से संबंधित 4 से संबंधित यूनिट नंबर 4 यूकेपीएससी एग्ज़ाम का जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है शैक्षिक नियोजन और प्रशासन। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है शैक्षिक नियोजन और प्रशासन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी समाज की जो शिक्षा जो होती है, किसी भी समाज की क्या होती है, रीढ़ होती है। और इसे हमको क्या करना है, शिक्षा को सही से क्या करना है, संचालित करना है। तो संचालित करने के लिए जो शैक्षिक नियोजन है जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल प्लानिंग, और शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की आवश्यकता होती है जिससे कि शिक्षा जो प्रणाली है वो क्या हो सके, प्रभावी बन सके, सुलभ बन सके और गुणवत्तापूर्ण बन सके। इसलिए हमको शैक्षिक नियोजन और शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो आइए बात करते हैं शैक्षिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग, इसकी परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। परिभाषा क्या है? शैक्षिक नियोजन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके तहत भविष्य की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियों का, संसाधनों का और रणनीतियों को तय किया जाता है। ठीक है। जो शैक्षिक नियोजन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी तरह जो भविष्य की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में हम उसको व्यवस्थित करने की सोच सकते हैं, उसको नियंत्रित करने की सोच सकते हैं, नीतियाँ बना सकते हैं भविष्य की, संसाधनों को तय कर सकते हैं। उन नीतियों को, उन प्रणालियों को व्यवस्थित करना है तो कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्या क्या हम रणनीतियाँ बना सकते हैं, इनको तय करने के लिए हमको शैक्षिक नियोजन की जरूरत होती है। इसी प्रक्रिया को हम शैक्षिक नियोजन कहते हैं। साथ ही इसका उद्देश्य जो होता है, आगे हम पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य जो है शिक्षा प्रणाली को प्रभावी, कुशल और समावेशी बनाना भी होता है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य। तो शैक्षिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो शैक्षिक नियोजन के जो पहला उद्देश्य है दोस्तों, वह है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका पहला जो है उद्देश्य है। जो दूसरा उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? दूसरा जो उद्देश्य है शैक्षिक असमानता को समाप्त करना है। तीसरा जो उद्देश्य है आधुनिक तकनीकों को शिक्षा में शामिल करना है। चौथा है शिक्षा को समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। और पांचवा है शिक्षकों, छात्रों और संस्थाओं के लिए उपयुक्त संसाधनों का प्रबंध करना। तो ये जो हैं शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य हैं। इसमें एक बार रिपीट और कर देता हूँ मैं। शिक्षा के लिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा में असमानता को समाप्त करना होना चाहिए। आधुनिक तकनीकों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए, आईसीटी वगैरह का। समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है शिक्षा को बनाया जाना चाहिए। और शिक्षकों, छात्रों और संस्थानों के लिए उपयुक्त संसाधनों का प्रबंध भी करना चाहिए। ये है शैक्षिक नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य। आगे हम चर्चा करते हैं शैक्षिक नियोजन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो कौन कौन सी एजुकेशनल प्लानिंग की प्रोसेस है दोस्तों, उस पर हम आज अभी जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है दोस्तों लक्ष्य निर्धारण। पहला क्या है आपका? लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेटिंग। शिक्षा का क्षेत्र में क्या क्या सुधार कर सकते हैं तो ये हमको पहले से ही तय करना चाहिए। तो पहला जो प्लानिंग होती है शैक्षिक नियोजन की, प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें पहला होता है आपका लक्ष्य निर्धारण। उसके बाद होता है आपका डेटा संग्रह, यानी कि डेटा कलेक्शन करेंगे, यानी कि छात्रों की जो संख्या है या फिर शिक्षकों की उपस्थिति है, संसाधनों की उपलब्धता है, आदि सारी जानकारियाँ जो होती हैं इस डेटा के अंतर्गत जुटाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे थर्ड जो होता है रणनीति निर्माण। क्या करेंगे इसमें? अगली जो स्टेप होगा रणनीति निर्माण यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मेशन।
योजनाओं को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक विस्तृत जो है रूपरेखा बनाई जाती है। रणनीति का मतलब ये होता है कि योजना हमें लागू करनी है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, एक विस्तृत रूपरेखा बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, बजट निर्धारण, इनकी बजट का एलोकेशन होगा, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करेंगे इसमें। और अंतिम जो स्टेप होगा वो होगा निगरानी और मूल्यांकन, यानी कि मॉनिटरिंग करेंगे एंड इवेल्युएशन करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, ये हुआ शैक्षिक नियोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शैक्षिक नियोजन के कौन कौन से यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लक्ष्य का निर्धारण किया, फिर डेटा संग्रह किया, फिर रणनीति का निर्माण किया, फिर बजट एलोकेशन हुआ, फिर जब प्रोसेस हुई तो आगे हम उसको मूल्यांकन, निगरानी वगैरह करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, योजनाओं के प्रभावों को जाँचेंगे। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक नियोजन के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन की। तो शैक्षिक प्रशासन में क्या चीज़ है, इसमें देखेंगे शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है, शैक्षिक प्रशासन उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो शिक्षा प्रणाली के संगठन, प्रबंधन और संचालन में सहायक होती हैं। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो शिक्षा प्रणाली है उसके संगठन के प्रबंधन करना है उसका और संचालन में। ठीक है, जब हम जो भी हम शैक्षिक प्रणाली करते हैं उनमें क्या हो, उनका जो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आपका चल रहा है, उसका संगठन, उसका प्रबंधन कैसा चल रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं और उसको संचालित कैसे कर रहे हैं, जो भी आपके स्कूल कॉलेज वगैरह है वो सभी स्तर पर। तो उसी को हम बोलते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि स्कूल लेवल पर जो है अलग अलग लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, मंडल लेवल पर और आगे फिर राज्य स्तर पर। तो उसको हमको क्या करना है, उसी को हम कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि क्या हो, आपका संचालन, शिक्षा प्रणाली का जो संचालन हो वो सही से हो सके, शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन सही से हो सके और उसका जो पूरा संगठन ढांचा है वो सही से और सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि शैक्षिक प्रशासन का यूज़ करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन में कौन कौन से घटक आते हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन से घटक हैं, तो बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के घटक। तो कौन कौन से हैं शैक्षिक प्रशासन के घटक, तो पहला होता है इसमें योजना यानी कि प्लानिंग, यानी कि शिक्षा नीति क्या करेंगे, इनका निर्माण करना होता है। दूसरे में क्या करेंगे, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्थानों की संरचना तय करेंगे। तीसरा होता है सुपरविजन यानी कि शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी करना होता है इसमें। चौथा होता है आपका समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, यानी कि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न जो भाग हैं उनको जोड़ना इसमें कहलाता है। और लास्ट में क्या करते हैं, हम इसमें मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो शिक्षा नीतियाँ बनाई हैं उनका विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग हम किस तरह से करें, इसके बारे में हम समझेंगे। शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक जो तकनीकी हैं उनका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सूचना और संचार तकनीक यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन। तो आईसीटी इन एजुकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कर सकते हैं ऑनलाइन ई लर्निंग दे सकते हैं, स्मार्ट क्लासरूम दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी दे सकते हैं। आगे है आपका शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत ये जो है आपका, इसमें स्कूल डेटा का डिजिटल प्रबंधन, जो स्कूल डेटा होता है यूटाइस वगैरह में, उसका हम प्रबंधन किस तरह से करें। छात्र की उपस्थिति का मॉनिटरिंग, आजकल जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है छात्रों की उपस्थिति का। परीक्षा और प्रदर्शन मूल्यांकन, ये सारे जो होता है किसके अंतर्गत आता है, EMIS के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, EMIS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है दोस्तों ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ई गवर्नेंस के अंतर्गत हम जो है डिजिटल जो है प्रमाण पत्र हम दे सकते हैं, डिजिटल प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जो है आपका प्रवेश प्रणाली या शिक्षा पोर्टल आपका जो है स्वयं पोर्टल है या दीक्षा पोर्टल है, उसके थ्रू जो है हम ऑनलाइन जो है एजुकेशन दे सकते हैं उनको। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख शैक्षिक योजनाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी शैक्षिक योजनाएं चलती हैं भारत में। तो सबसे पहला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है NEP 2020,
इसके तहत क्या गया है आपका जो 5+3+3+4 है ना, ये याद रखिएगा, 5+3+3+4 लागू करना है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो है समावेशी शिक्षा की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिड डे मील योजना के तहत जो है बच्चों को जो है मुफ्त जो है भोजन दिया जाता है। इन सब के बारे में जो है सबकी सेपरेट वीडियो जो है दोस्तों मैं चैनल में दे चुका हूं, आप वहां पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं हर एक के बारे में, चाहे वह NEP की हो, चाहे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में हो, चाहे मिड डे मील के बारे में हो, चाहे आपका राइट टू एजुकेशन जो है आपका इसके बारे में हो, सभी के बारे में जो है संपूर्ण जो है वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है RT एजुकेशन एक्ट जो है 2009, इसके तहत जो है 6 से 14 वर्षों के तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस तरह की जो है कार्यक्रम संचालित होते हैं। शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया कौन कौन सी है, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। ये लक्ष्य निर्धारण हम कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद डेटा का संग्रह कर सकते हैं। डेटा का संग्रह में छात्रों की संख्या जो है, शिक्षकों की उपस्थिति है, संसाधनों की उपलब्धता, ये सारा जो है डाटा जो है कलेक्शन होता है स्कूल में। रणनीति निर्माण, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन करेंगे, प्रभावी शैक्षिक सुधारों के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनको तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद बजट निर्धारण करेंगे, बजट लेके जाएंगे आगे, उसको अपन प्रोसेस करवाएंगे ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर, है ना। तो वहाँ से अगर वो सही हो जाता है, वो अनुमोदन मिल जाता है, तो फिर उसका हम क्या कहते हैं यूज़ करेंगे। और साथ में क्या कहते हैं मॉनिटरिंग भी होती है उसकी ब्लॉक स्तर से, तो निगरानी और मूल्यांकन भी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शैक्षिक प्रशासन के घटक भी बता चुका हूँ। शैक्षिक प्रशासन के घटक होते हैं आपका कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग बता चुका हूँ आपको मैं, प्लानिंग होता है पहला, फिर होता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, फिर सुपरविजन करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन। ये शैक्षिक प्रशासन के क्या होते हैं, घटक होते हैं। फिर लास्ट में होता है आपका मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला इसमें आता है दोस्तों लोकतांत्रिकता। ठीक है, शिक्षा में सभी के लिए हितधारी हो, यानी कि सभी जो है इसमें सभी के लिए हित हो, उसमें सभी इसमें भागीदार हों, यानी कि लोकतांत्रिकता जो होनी चाहिए उसमें, ये इसमें बात कही गई है। दूसरा है विज्ञान आधारित प्रशासन होना चाहिए, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि डेटा और रिसर्च के आधार पर जो है यहाँ पर निर्णय लेने की बात कही गई है। डेटा के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, यानी कि वैज्ञानिक निर्णय होने चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर जो होना चाहिए प्रशासन को जो है अपना काम करना चाहिए। तीसरा है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, परिस्थिति के अनुसार जो है नीतियों में परिवर्तन भी होना चाहिए। यही जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सिद्धांत है। और नेक्स्ट है आपका समावेशिता, यानी कि शिक्षा में सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। सभी वर्ग के लोगों को क्या देना चाहिए, समान अवसर, यानी कि समावेशिता। ये भी क्या है आपका सिद्धांत है एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग का। और नेक्स्ट सिद्धांत है वित्तीय अनुशासन। जब आप बजट खर्च कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन भी होना चाहिए, सही से बजट का यूज होना चाहिए। बजट और संसाधनों का कुशल प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों MCQs की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित MCQs। दोस्तों पहला क्वेश्चन है शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के लिए धन आवंटित करना, शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और कुशल बनाना, केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना, या फिर केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। तो दोस्तों शैक्षिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रभावी जो है और शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और कुशल बनाना, ये जो है मुख्य उद्देश्य इसका होता है शैक्षिक नियोजन का, याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का प्रकार नहीं है, दीर्घकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन, लघुकालीन नियोजन या वित्तीय नियोजन। तो आपका जो है वित्तीय नियोजन का ये एक प्रकार नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, डी ऑप्शन इज राइट। बाकी जो है आपका दीर्घकालीन नियोजन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और लघुकालीन ये नियोजन होते हैं, ये प्रकार होते हैं शैक्षिक नियोजन के, याद रखिएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत शैक्षिक योजनाओं की देखरेख कौन करता है? यूजीसी, एनसीटीई, योजना आयोग जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं, या सीबीएसई? तो याद रखिएगा, इसमें जो है योजना आयोग जिसे अब हम क्या कहते हैं, नीति आयोग बोलते हैं, वो जो है इस पर देखरेख करता है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत शैक्षिक योजनाओं की देखरेख करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार नई स्कूली शिक्षा की संरचना आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, ये है आपका 5+3+3+4। इसकी सेपरेट वीडियो और शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर देखिएगा। 5+3+3+4 डिटेल पूरा वीडियो आपका शॉर्ट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लघुकालीन शैक्षिक नियोजन की अवधि कितने वर्ष होती है? 1 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, या फिर 20 से 30 वर्ष? बताइएगा कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा, 1 से जो 5 वर्ष होता है, 1 से 5 वर्ष, ये जो होती है आपकी शैक्षिक नियोजन की अवधि होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रशासन जो है, शिक्षा का प्रशासन मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अधीन, या राज्य सरकार के अधीन, या केंद्र और राज्य दोनों के अधीन, या निजी संस्थानों के अधीन? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों के अंतर्गत आता है, केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है शिक्षा का प्रशासन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शैक्षिक प्रशासन का घटक नहीं है? योजना, संगठन, निगरानी, या बैंकिंग? तो योजना, संगठन और निगरानी ये सभी क्या हैं, शैक्षिक प्रशासन के घटक होते हैं, जबकि बैंकिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उच्च शिक्षा का नियामक इकाई है? एनसीईआरटी, या फिर एनसीटीई, यूजीसी, या एनसीईआरटी? तो उच्च शिक्षा के लिए जो नियामक इकाई है वो क्या है दोस्तों? यूजीसी, याद रखिएगा, यूजीसी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल तकनीकी शिक्षा को सुधार करना तकनीकी शिक्षा में, स्कूल स्तर पर समावेशी और समान शिक्षा, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सुधार? तो दोस्तों याद रखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, स्कूल स्तर पर समावेशी और समान शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रशासन में प्रधानाचार्य की मुख्य भूमिका क्या होती है? शिक्षकों की नियुक्ति करना, केवल परीक्षा आयोजित करना? ये बिल्कुल दोनों गलत हैं, नियुक्ति भी नहीं करता है और परीक्षा भी आयोजित नहीं करता है। स्कूल की समग्र प्रबंधन और संचालन करना, स्कूल का होगा, स्कूल का समग्र प्रबंधन और संचालन करना, केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना? तो ये भी गलत है, आपका तीसरा जो है आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य जो था बताना है आपको, किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार और स्कूल उपस्थिति बढ़ाने के लिए, या शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए, या गरीब बच्चों को मुफ्त में किताब देने के लिए? तो दोस्तों याद रखिए, मिड डे मील जो थी, इसका जो उद्देश्य था बच्चों में पोषण की स्थिति सुधारने और स्कूल की में जो है उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? तो दोस्तों सिंपल सा है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए शिक्षा का अधिकार देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। स्थापना वो थी इसकी 1 सितंबर को 1961 को, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1961। और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के कितने कार्यालय हैं? 5 वर्ड है ना, तो 5 ही इसके क्या हैं, कार्यालय हैं एनसीईआरटी की, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के 5 कार्यालय कौन कौन से हैं ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे इसके लिए मैं बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा आप, MBBS, एक और ए भी जोड़ दीजिएगा इसमें, MBBSA। ठीक है, ये टिक जो है आप याद करिएगा, MBBSA। ठीक है, तो एम फॉर क्या आ जाएगा बताइएगा? एम फॉर क्या आएगा? मैसूर। बी और बी, 2 बी हैं, एक भोपाल हो जाएगा, एक भुवनेश्वर हो जाएगा। एस हो जाएगा आपका शिलोंग, और ए हो जाएगा अजमेर, MBBSA।
तो 5 इसमें लेटर हैं और 5 ही इसके क्या हैं, कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। तो पूछा है इसका मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन है केवल परीक्षाएं आयोजित कराना, पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, या फिर तकनीकी शिक्षा का नियमन करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक अनुसंधान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का क्या कार्य है। तो इसका कार्य याद रखिए दोस्तों, इसका कार्य है तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा बजट बढ़ाना, या कि परीक्षा प्रणाली को बदलना। तो दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षकों जो है उनकी गुणवत्ता में जो है, शिक्षकों की गुणवत्ता में जो है वृद्धि करना, सुधार करना जो है शैक्षिक प्रशासन जिससे कि अधिक प्रभावी बन सके, यही इसका महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान यानी कि NIPA, इसका मुख्य कार्य क्या है। स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करना, उच्च शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, शैक्षिक नियोजना और प्रशासन पर अनुसंधान और प्रशिक्षण देना, या केवल सरकारी शिक्षकों की भर्ती करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, NIPA का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शैक्षिक योजना और प्रशासन पर अनुसंधान और प्रशिक्षण देना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में निगरानी और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए, या फिर शैक्षिक शिक्षा नीति के प्रभाव और क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के लिए, या स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो शैक्षिक प्रशासन में निगरानी और मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षा नीति के प्रभाव क्रियान्वयन की जांच करने के लिए होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF किस वर्ष शुरू किया गया था। 2012 में, 2016 में, 2018 में, या 2020 में। तो याद रखिएगा 2016 में जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई थी 2016 में। दोस्तों नेक्स्ट है, शिक्षा में SWOT विश्लेषण यानी कि SWOT एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए, स्कूलों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, शैक्षिक प्रणाली की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों का विश्लेषण करने के लिए, या केवल छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, SWOT का विश्लेषण जो है, इसका उपयोग जो होता है शैक्षिक प्रणाली की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, SWOT एनालिसिस जो है एक आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग तकनीक होती है, जिसमें S का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, W का मतलब होता है वीकनेस कमजोरी, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और T का मतलब होता है थ्रेट्स यानी कि खतरे। बाह्य चुनौतियों से जो भी खतरे आते हैं उनसे बचाना यानी कि T यानी कि SWOT एनालिसिस। तो इसका जो उपयोग होता है शैक्षिक प्रणाली की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का विश्लेषण करने के लिए होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख करने वाली प्रमुख नियामक संस्था कौन सी है। तो याद रखिएगा UGC है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, EMIS का जो उद्देश्य है स्कूलों की डिजिटल निगरानी और डाटा संग्रह करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्टार्स योजना यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्टार्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शुरू की गई ये भारत सरकार की योजना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है स्टार्स योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, याद रखिएगा TQM मीन्स होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना, या स्कूलों में CCTV निगरानी को अनिवार्य करना बनाना, या फिर केवल ऑनलाइन शिक्षा को लागू करना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, शिक्षा में जो TQM क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक समग्र, ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये TQM का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शैक्षिक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा प्रणाली के समुचित प्रबंधन और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। तो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समुचित प्रबंधन करना और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत में स्कूली शिक्षा के प्रशासन में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है? UGC, AICTE या NCERT या NAAC? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कूलों जो शिक्षा है स्कूली शिक्षा उसके प्रशासन में NCERT जो है मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत हमने पढ़े थे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रशासन का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक प्रशासन का क्या अर्थ है? केवल सरकार द्वारा निर्णय लेना, या शिक्षा नीति निर्माण में सभी हितधारकों की भागीदारी होना, या केवल शिक्षकों को निर्णय लेने की शक्ति देना, या निजी संस्थानों को बढ़ावा देना? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रशासन का मतलब होता है शिक्षा नीति निर्माण में सभी हितधारकों की भागीदारी। ठीक है, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्कूल प्रशासन का जो प्रमुख कार्य होता है वो स्कूल की समग्र प्रबंधन और संचालन करना, स्कूल का संचालन करना, स्कूल का प्रबंध करना। तो दोस्तों ये थे आज की स्कूल प्रशासन से संबंधित और नियोजन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण नोट्स और MCQ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।